हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य पाषाण काल के ऊपर। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी पुरा पाषाण काल के ऊपर। पुरा पाषाण काल के ऊपर चर्चा की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और ये हमारा प्राचीन भारत के इतिहास के ऊपर तीसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की कि जो पाषाण काल है इसका जो टाइम पीरियड है ये 5 लाख से 6 हजार वर्ष पूर्व तक है। और जो इतिहासकार है उन्होंने पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और इनको जो विभाजन है ये क्या, यहाँ पर मिलने वाले पाषाण के जो औजार हैं, पाषाण के जो औजार हैं उनके प्रकार के आधार पर, इसके अतिरिक्त जो जलवायु में जो परिवर्तन हुआ उसके आधार पर पाषाण काल का इन्होंने 3 भागों में वर्गीकरण किया। पुरा पाषाण काल को भी फिर 3 और भागों में विभाजित किया गया: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो उच्च पुरा पाषाण काल है इसमें कुछ जलवायु परिवर्तन हुए थे, तापमान में वृद्धि हुई थी, तापमान में वृद्धि होती है और इसी वजह से जो हिमयुग है उसकी समाप्ति हो जाती है। हिमयुग की समाप्ति होने पर कुछ जलवायु परिवर्तन या पारिस्थितिक परिवर्तन होते हैं और इसके जो बाद का काल है उसे इतिहासकारों ने मध्य पाषाण काल कहा है। और इसका जो टाइम पीरियड है ये 10,000 वर्ष से 8,000 वर्ष पूर्व तक माना गया है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य पाषाण काल के ऊपर चर्चा करेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे वो है नव पाषाण काल के ऊपर। देखिए, मध्य पाषाण काल के ऊपर चर्चा करने से पहले कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूँ। जो पुरा पाषाण काल है इसमें हमने देखा कि जो मानव है वह या तो खाद्य संग्राहक होता है, जंगल से फल फूल आदि चीज़ें इकट्ठे करता है और उन्हीं से अपना जीवन यापन करता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो मानव है खाद्य संग्राहक होता है या फिर होता है वो शिकारी होता है, हंटर होता है, जानवरों को मारकर उनको खाता है। ठीक है, लेकिन जैसे हम मध्य पाषाण काल में हम जाएंगे तो हम देखेंगे मानव खाद्य संग्राहक और शिकारी तो था ही, साथ में वो पशुपालक भी बन जाता है। तो धीरे धीरे मानव का विकास होता है। जब हम नवपाषाण काल का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम देखेंगे कि मानव पशुपालन के साथ साथ खेती करना भी शुरू कर देता है, तो वह किसान बन जाता है। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य पाषाण काल के ऊपर। और मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है भारतीय दृष्टिकोण से वह माना गया है 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व तक। और इसके जो मध्य पाषाण काल है भारत के संदर्भ में हम बात करें तो इसके जो जनक माने जाते हैं वह माने जाते हैं CL कार्लाइन माने जाते हैं, क्योंकि CL कार्लाइन के द्वारा 1867 ईस्वी में विंध्य पर्वत क्षेत्र में कुछ लघु पाषाण उपकरण खोजे गए थे। इसीलिए जो CL कार्लाइन है उसको मध्य पाषाण काल का जनक माना जाता है भारतीय संदर्भ में। देखिए, मध्य पाषाण काल है इसे पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ विशेषताएं हैं वो आपको पुरा पाषाण काल की भी मिलेंगी और कुछ विशेषताएं आपको नव पाषाण काल की भी मिलेंगी। दोनों के बीच का समय है, इसीलिए इसे दोनों का संक्रमण काल कहा जाता है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो हिमयुग है उसकी समाप्ति हो चुकी थी, इसलिए जलवायु में कुछ परिवर्तन होते हैं, तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है और इस वजह से कुछ पारिस्थितिक परिवर्तन होते हैं। और इन्हीं परिवर्तनों की वजह से अब ऐसे जीव जंतु और वनस्पति का जन्म या विकास होता है जो पुरा पाषाण काल की अपेक्षा में थोड़ी छोटी होती है। वनस्पति का आकार भी छोटा हो जाता है और जीव जंतुओं का आकार भी छोटा हो जाता है। इसलिए मानव ने जो अब नए औजारों का प्रयोग किया, नए पाषाण के औजारों का प्रयोग किया, ये भी अब आकार में थोड़े छोटे थे। इनका आकार है ये 1 से 8 सेंटीमीटर के मध्य में होता था। और यही कारण है कि मध्य पाषाण काल को एक और नाम से जाना जाता है, माइक्रोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि जब भी हम देखेंगे पुरा पाषाण काल के जो औजार थे वो मध्य पाषाण काल में भी मिलेंगे, लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मध्य पाषाण काल में है वो पुरा पाषाण काल के औजार आपको नहीं मिलेंगे। मध्य पाषाण काल में आपको पुरा पाषाण काल के औजार भी मिलेंगे और जब हम नवपाषाण काल का अध्ययन करेंगे तो उसमें पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के भी औजार मिलेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ और नए औजार ऐड हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे मध्य पाषाण काल है तो इसमें कुछ नए औजार ऐड हुए, जैसे त्रिभुज है, नवचंद्राकार है, समलम है, ये नए औजार ऐड हुए। तो यहाँ पर हमें जो पुरा पाषाण काल के जो बड़े औजार थे, चापर है, चापिंग है, हैंडक्स है, विदारणी है, वो सब यहाँ पर भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ नए औजार आ जाते हैं जो आकार में छोटे होते हैं और ज़्यादा उपयोगी होते हैं। अब देखिए, जो ये त्रिभुज है ये त्रिभुज के आकार का होता था और ये तीन तरफ से नुकीला होता था और ये छोटा होता था आकार में। तो जब किसी जानवर को इसी को मारा जाता था
तो ये माना जाता था कि 3 में से कोई एक हिस्सा जरूर जाकर जानवर को लगेगा, है ना। तो थोड़ी टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम समलम की बात करें तो चौकोर होता था, ठीक है। इसके भी 4 कोने होते थे, तो जब जानवर को इसमें मारा जाता था दूर से फेंक के, तो माना जाता था कि 4 में से कोई एक कोना उस पर जाके लगे, क्योंकि जानवरों का आकार भी छोटा हो चुका था तो औजारों का आकार भी छोटा हो चुका था। यहाँ पर नवचंद्राकार की बात करें, ये तो कुछ इस प्रकार का औजार हुआ करता था, नवचंद्राकार, जिसे ल्यूनेट भी कहते हैं। और इस समय के जो औजार थे वह कार्लियन, स्फटिक, अर्गेट, कैल्सीडोनी नामक पत्थरों से बनाए जाने लगे। तो यहाँ पर जो भी ये औजार हैं, ये औजार आकार में छोटे थे तो इनकी एक और विशेषता थी कि इनकी जो मारक क्षमता थी वह अधिक थी। और यहीं से प्रक्षेपास्त्र तकनीक है, जो फेंक के मारना, औजारों को फेंक के मारना, जो प्रक्षेपास्त्र तकनीक है, इसका विकास है वो मध्य पाषाण काल में होता है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यूपीएससी और अन्य एग्जाम में कि प्रक्षेपास्त्र जो तकनीक है उसका विकास किस काल में हुआ था। तो प्रक्षेपास्त्र तकनीक है, इसका विकास हुआ था मध्य पाषाण काल में हुआ था। प्रक्षेपास्त्र तकनीक के विकास के कारण तीर और कमान का विकास भी हो जाता है। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि तीर और कमान का विकास किस काल में हुआ था। तो तीर और कमान का विकास है वो हुआ था मध्य पाषाण काल में, ठीक है। देखिए, जो पुरापाषाण कालीन जो मानव होता था वो बड़े बड़े समूह में शिकार करता था, क्योंकि जानवर भी बड़े होते थे और उनके द्वारा प्रयुक्त औजार हैं वो भी बड़े होते थे। लेकिन इस समय का जो मानव है वो छोटे छोटे समूह में शिकार करने लगा, क्योंकि जानवरों का आकार भी अब छोटा था, पत्थर के जो औजार थे वो भी छोटे थे, उनको दूर के से फेंक के मारा जा सकता था। और इन सब की जो जानकारी हमें मिलती है गुफा चित्रकारी से हमें प्राप्त होती है। नवपाषाण काल की 2 प्रमुख अन्य विशेषता और भी हैं। यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि जो पुरापाषाण काल का मानव था, हमने पढ़ा पुरापाषाण काल का जो मानव था वह या तो खाद्य संग्राहक होता था, जंगल से कुछ फल फूल आदि चीज़ें इकट्ठी कर लेता था, या फिर वो शिकार करता था। 2 ही प्रमुख उसके व्यवसाय थे अपने जीवन यापन करने के। लेकिन मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुपालन करना सीख लिया था। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना कि जो पशुपालन का यहाँ पर जो व्यावसायिक महत्व है, इसका विकास नवपाषाण काल में हुआ था। और मानव ने सबसे पहले जिस जानवर को अपना पालतू बनाया था वह कुत्ता था। आधुनिक जो जंगली कुत्ते होते हैं उनका पूर्वज मान सकते हैं हम उनको। और यहाँ पर आग के प्रयोग के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। देखिए, आग के जो प्रयोग के जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ये मिलते हैं हमें कुरनूल से मिलते हैं, और ये एक पूरा पाषाणकालीन स्थल है। मध्य पाषाण काल में मानव ने आग का प्रयोग करना सीख लिया था, है ना, अच्छे से प्रयोग करना उसका सीख लिया था, भोजन बनाने में, रक्षा करने में। तो मध्य पाषाण काल की यहाँ पर 2 प्रमुख विशेषता हो जाती है। एक तो यहाँ पे पशुपालन की शुरुआत हो जाती है, और मानव है वो आग का प्रयोग करना सीख जाता है। अब हम चर्चा करेंगे जो मध्य पाषाण काल है, इसमें जो प्रमुख स्थल हैं उनकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर केवल हम उन्हीं स्थलों की चर्चा करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहाँ के 4 स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सराय नहर जो प्रतापगढ़ यूपी में है, दूसरा महदहा जो भी प्रतापगढ़ यूपी में है, और दमदमा ये भी प्रतापगढ़ यूपी में है। इसके अतिरिक्त लेखैया ये विंध्य पर्वत क्षेत्र मिर्जापुर यूपी में है। राजस्थान में 2 स्थान प्रमुख हैं, बागोर और सांबर हैं। गुजरात का लंगनाज और मध्य प्रदेश का आदमगढ़, ये स्थान मध्य पाषाण काल के काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान हैं। तो एक एक करके हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सराय नहर की चर्चा करेंगे। सराय नहर जो प्रतापगढ़ यूपी में है, यहाँ पर हमें 37 नरकंकाल मिले हैं, और जितने भी कंकाल मिले हैं हमें वे सारे क्षत विक्षित अवस्था में हैं। तो इससे ये एक आइडिया लगाया जा सकता है, ये माना जा सकता है कि या तो यहाँ पर सामूहिक नरसंहार हुआ होगा, या हो सकता है कि यहाँ पर कोई बाह्य आक्रमण हुआ होगा, ठीक है। इसी कारण है ये जो यहाँ पर नरकंकाल मिले हैं ये क्षत विक्षित अवस्था में मिले हैं। तो यहाँ पर हमें बाह्य आक्रमण या नरसंहार के भी साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं मध्य पाषाण काल में। साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल को दफनाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल कहाँ पे दफनाए गए हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो वह है सराय नहर प्रतापगढ़ में। यहाँ पर स्तंभ गर्त के भी साक्ष्य मिले हैं। तो मानव ने यहाँ पर अस्थायी आवास, हम कह सकते हैं, अभी स्थायी आवास तो यहाँ पर नहीं हुआ था, अस्थायी आवास के हमें यहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। जो स्थायी आवास के साक्ष्य हैं वो हमें प्राप्त होंगे नवपाषाण काल में। एक ही घर में 8 घर चूल्हे मिले हैं। तो ये माना जा सकता है कि लोग सामूहिक रूप से रहते हों। यहाँ पर सामूहिक रूप से संयुक्त परिवार की प्रथा रही होगी, या सामूहिक रूप से बहुत सारे लोग एक साथ रहते होंगे। तो ये 8 घर चूल्हे एक ही जगह में प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमें जली हुई हड्डियाँ भी मिली हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि मध्य पाषाण काल का जो मानव है इसने आग का प्रयोग करना सीख लिया था।
दूसरा जो प्रमुख स्थल है यह भी यूपी में है, महदहा प्रतापगढ़ में पड़ता है ये। यहाँ पर हमें हड्डी के उपकरण मिलते हैं और आभूषण मिलते हैं ना, और ये मृग संग के यानी जो हिरण के सींग होते हैं उनके छल्लों से बनाए गए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि हड्डी के उपकरण और आभूषण के जो सर्वप्रथम हमें साक्ष्य मिलते हैं वो मध्य पाषाण काल में मिलते हैं, और वह मिलते हैं महदहा में। दूसरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे युगल समाधान के साक्ष्य, यानी स्त्री और पुरुष को एक साथ जो दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं वह भी महदहा में मिलते हैं और सर्वप्रथम मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। तो ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि जितने भी हमें यहाँ पर समाधान मिले हैं वो उनका जो सिर है वो पश्चिम की तरफ होता है और पैर पूर्व की तरफ होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जितने भी हमें समाधान मिले हैं, नरकंकार मिले हैं, उन सभी के सिर हैं वो पश्चिम में मिलेंगे और पैर है वो पूर्व में मिलेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भी स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिलते हैं और गर्त चूल्हों के भी हमें यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। देखिए जो सराय नहर है और महदहा है ये सबसे प्राचीन मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सबसे ज़्यादा प्राचीनतम मध्य पाषाणकालीन स्थल है, तो एक नंबर पे तो आएगा सराय नहर और दूसरे नंबर पे आप रख सकते हैं महदहा। यदि ऑप्शन में दोनों हो तो आपको सराय नहर को चूज करना है, ऑप्शन में कोई एक हो तो आप सराय नहर या महदहा जो भी है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दमदमा। यह मध्य पाषाणकालीन स्थल है, ये भी प्रतापगढ़ यूपी में है और यहाँ पर हमें 41 नरकंकाल मिले हैं और इन सभी नरकंकाल के भी जो सिर है वो पश्चिमी मिले हैं और पैर पूर्व में मिले हैं। अब इनकी बात करें तो यहाँ पर जो एक कब्र में तो 3 मानव कंकालों को एक साथ दफनाया गया है। 41 हम यहाँ पे नरकंकाल की बात कर रहे हैं जिनमें से एक कब्र में 3 मानव कंकालों को एक साथ दफनाया गया है। तो जो 3 मानव कंकालों को एक साथ जो दफनाने का साक्ष्य मिलता है यह मिलता है दमदमा में मिलता है। 5 ऐसी कब्र हैं जहाँ पर युगल समाधान के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जानकारी नहीं है कि वो दोनों स्त्री थे या दोनों पुरुष थे। तो स्त्री पुरुष की कोई जानकारी नहीं है। अगर परीक्षा में ये पूछे कि भाई स्त्री पुरुष के युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो स्त्री पुरुष के जो युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं हमें महदहा से मिले। ठीक है। अगर युगल समाधान की बात करें तो 5 कब्रों में जो युगल समाधान मिले हैं वो मिले हैं हमें दमदमा से। यहाँ पर स्त्री है या पुरुष है इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। और 35 कब्र में एकल मानव कंकाल के हमें यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। तो सर्वाधिक जो मानव कंकाल के मध्य पाषाणकालीन स्थल है जहाँ पे साक्ष्य मिले हैं वो है दमदमा में। चौथा जो यूपी का स्थान है वह है लेखैया है। यहाँ पर हमें 17 मानव कंकाल के साक्ष्य मिले हैं और जितने भी मानव कंकाल मिले हैं उनके सिर भी पश्चिम में है और पैर पूर्व में है। नेक्स्ट जो मध्य पाषाणकालीन स्थल है वह लंगनाज है, ये गुजरात में है और यहाँ पर हमें 14 नरकंकाल मिले हैं। इसके अतिरिक्त हमें गर्द चूल्हे और सूक्ष्म उपकरण के भी साक्ष्य मिले हैं। देखिए पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं हमें बागोर राजस्थान में मिले हैं। बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। इसके अतिरिक्त हमें मिले हैं आदमगढ़ एमपी में, मध्य प्रदेश से हमें पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि आपको सर्वप्रथम मानव ने कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया था और पशुपालन का जो व्यावसायिक महत्व है ये नवपाषाण काल में ही शुरू हुआ था। ये इस समय मानव केवल पशुपालन करना सीख गया था। उसका उद्देश्य मांस हो सकता है, ठीक है, या फिर अपनी सुरक्षा हो सकती है। जैसे कुत्ते को उसने अपना पालतू जानवर बनाया तो उसका प्रमुख कारण हो सकता है अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन जो व्यावसायिक महत्व है दूध दही मांस इन सब का विकास होता है वो होता है नवपाषाण काल में। सांभर ये राजस्थान में है। यहाँ पर हमें प्राचीनतम वनस्पति के साक्ष्य मिले। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्राचीनतम वनस्पति के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, वो मिले हमें सांभर राजस्थान से मिले हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल में परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन होता है और इसी वजह से वनस्पति और जीव जंतु दोनों का आकार है वो छोटा हो जाता है। इसलिए मानव ने भी छोटे आकार यानी 1 से 8 सेंटीमीटर के औजारों का, पत्थर के औजारों का प्रयोग किया, यानी माइक्रो औजारों का प्रयोग किया और इसी वजह से मध्य पाषाण काल है इसको माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। साथ ही हमने जाना कि भारतीय संदर्भ में जो इसके जनक है वो CL कार्लाइन है मध्य पाषाण काल के, और प्रमुख भारतीय जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है उनके बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, कंवरपाल सर के नाम से आप सर्च करें। और इस वीडियो के जो PDF नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इन दोनों के लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।